Hello and namaste. First of all, happy new year to all of you. आफ्टर लॉन्ग गैप क्लासेस स्टार्ट हुई हैं एंड सबसे जो इम्पॉर्टेंट जानकारी है वो ये है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ऐसे रिक्वेस्ट थे कि मैम चैनल का नाम जो है वो रीनेम किया जाए। तो काफ़ी समय के बाद मैंने न्यूज़ चैनल का नाम चेंज करके समाचार पल्स किया है, जो कि पहले जस्ट अफेयर हुआ करता था। एंड जो हमारे स्टूडेंट्स थे, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे। दे आर रिक्वेस्टिंग, बार बार रिक्वेस्ट करते थे, हर 10 दिन पे, हर 5 दिन पे, हर वन मंथ पे, या एग्ज़ाम देने के बाद आके कहते थे मैम प्लीज़ करंट अफेयर प्लीज़ पढ़ाइए, स्टैटिक करंट अफेयर प्लीज़ पढ़ाइए मैम। तो मेरे पास समय नहीं होता था, इवन आज भी समय नहीं है। तो डिमांड ये था कि कम से कम 10 मिनट, 5 मिनट, लेकिन डेली कंटिन्यू किया जाए, कुछ भी किया जाए कंस्ट्रक्टिव। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि आई विल डू द सेम थिंग, बट अभी टाइम का कुछ फिक्स नहीं हो पाया है कि मैं किस टाइम पे जो अपना लेक्चर है रिकॉर्डिंग मोड में हो या फिर लाइव मोड में हो, मैं किस टाइम पे करूँगी, अभी ये डिसाइड नहीं हो पाया जस्ट बिकॉज ऑफ माय बिजी स्केड्यूल। बट उसको भी मैं बहुत जल्दी ही कवर करूँगी। एंड जब भी टाइम मिले मैं डेली बेसिस पे आई विल ट्राई कि मैं कुछ इम्पॉर्टेंट आपके साथ डिस्कस करूँ। तो लेट्स बिगिन। अभी हमारा जो न्यूज़ है हमारे सामने, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको देख लेते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एंड एक बार मैं ये चेक भी कर लेती हूँ कि रिकॉर्डिंग इज़ गोइंग ऑन और नॉट, बिकॉज काफ़ी समय के बाद आई एम डूइंग दिस द ग्रेट थिंग। तो मैं यहाँ पे ये जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वो है इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज है उससे संबंधित। तो देखिए, फॉरेन एक्सचेंज से संबंधित काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल्स आते रहे, आपने पढ़ते भी रहा है। और आपने देखा होगा लास्ट टाइम जब कोविड के टाइम में जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो $650 बिलियन से क्रॉस कर चुका था। तो अभी लगातार 22 महीने के डाउनफॉल के बाद, है ना, हमारा फॉरेन रिजर्व जो है 600 प्लस में आया है। तो डाउनफॉल भी ऐसा कुछ खास नहीं था, मतलब हम लोग 551.62 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी के फॉरेन रिजर्व को हम होल्ड कर रहे थे। बट अभी हम 22 महीने के बाद हमने ये देखा है कि हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो 600 के पार गया है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, तो देखिए इम्पॉर्टेंट ऐसा है कि लास्ट टाइम एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए थे वो फॉरेन रिजर्व से संबंधित होके भी वो डायरेक्टली फॉरेन रिजर्व्स के क्वेश्चंस नहीं थे, उनके इंटरनल पार्ट से क्वेश्चन थे। जैसे कि एसडीआर राइट के बारे में पूछा गया था कि फॉरेन रिजर्व इतना बढ़ने से एसडीआर में कितनी परसेंट की इंक्रीमेंट हुई। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो हमारा एसडीआर राइट है, दैट इज़ हमारा स्पेशल ड्राइंग राइट, जो कि आईएमएफ के थ्रू हमें ये एक्सेस करने को मिलता है। जो भी मेंबर नेशन आईएमएफ के पार्ट होते हैं उनके पास ये ड्राइंग राइट होता है। तो ये हमारी वृद्धि हुई है इस वर्ष, अभी हमने देखा है $38 मिलियन की। तो जब $38 मिलियन अगर हमारा एसडीआर राइट बढ़ गया है, तो अब कुल मिला के हमारे पास एसडीआर के रूप में आईएमएफ के पास 18.365 बिलियन डॉलर की रिजर्व है। उसी तरह से हमारे गोल्ड में जो हमारी वृद्धि हुई है, राइट, तो हम अपने गोल्ड की वृद्धि को देखें तो वो हमारी $853 मिलियन की है। इतनी वृद्धि होने के कारण हमारे गोल्ड रिजर्व की जो अभी की प्रेजेंट अमाउंट में रिजर्व है वो है $48.32 बिलियन। तो गोल्ड रिजर्व भी हमने देखा, हमने एसडीआर भी देखा। अब हम बात करते हैं एनएसओ के द्वारा जो हमारा एफएई, दैट इज़ अ फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट रिपोर्ट इस ईयर का जारी किया गया है, वो क्या है। तो देखो, एनएसओ जो कि मॉस्पी के अंदर आती है, मॉस्पी यानी कि जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन है उसके तहत एक हमारे जो डिपार्टमेंट आती है, दैट इज़ अ एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, नॉट ऑर्गेनाइजेशन, पॉइंट टू बी नोटेड। उनका ये डेटा है कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वो दैट वुड बी दी 7.3% इस ईयर का। अब जो सबसे अधिक हमारा जो ग्रोथ होगा वो डबल डिजिट का कंस्ट्रक्शन सेक्टर में होगा। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में जो है हम देखेंगे कि ग्रोथ रेट में वृद्धि होगी 1.8% की, जो कुल मिलाकर के जो अदर इकोनॉमी एक्टिविटीज़ हैं उनमें लगभग 6% की वृद्धि देखने को मिलेगी। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं ये फर्स्ट एडवांस जो हमारी एस्टीमेट है ये क्या है। तो दिस इज़ द टूल्स, ये एनएसओ का एक टूल है, इंडिकेट करता है इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है हमारा। ये जो टूल है ये एनएसओ तैयार करती है। कैसे? बहुत सारे डेटा जो मिलते हैं, कहाँ से? गवर्नमेंट एजेंसी से,
और जो प्राइवेट एजेंसी होती है। तो हमारे बहुत सारे मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट एंड प्राइवेट एजेंसी के थ्रू जो डेटा इनपुट प्राप्त होता है उसके तहत ये कैलकुलेट करके एनएसओ जारी करती है। अब हम बात करते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट बीआईएस के बारे में, दैट इज़ अ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अब इनका 77 फाउंडेशन डे था और हमने यहाँ देखा है कि ये जो बॉडी है बीआईएस, ये हॉल मार्किंग का काम करती है। जो भी वस्तुएं होती हैं उनकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी के आधार पे उनको हॉल मार्किंग प्रदान की जाती है। तो इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है प्रोडक्ट वर्थ 60 लाख करोड़ इन द फाइनेंशियल ईयर 22-23। तो लास्ट ईयर में हॉलमार्किंग किया हुआ सामान को हमने एक्सपोर्ट किया है जिसकी वर्थ कितनी है, 60 लाख करोड़ रुपए। मैंने हमने किया है, लास्ट ईयर की बात हो रही है, जनवरी है ना, तो बहुत सारे बैक डेटा हम लोग अभी डिस्कस करेंगे क्योंकि ऐसे ही न्यूज़ आता रहेगा। अभी बीआईएस जो है हमारे 340 डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेट करती है, यानी कुल मिला के ये बात समझ में आया कि हर डिस्ट्रिक्ट में बीआईएस नहीं है ना। एंड दूसरी बात हम देखेंगे कि पूरे भारतवर्ष में बीआईएस में हर दिन जो है 4.5 लाख जो आर्टिकल्स है उनको हॉलमार्किंग दी जाती है। अब यहाँ पे एक चीज़ है जो हमें समझनी चाहिए, वो है कि 77th फाउंडेशन डे हम बीआईएस का सेलिब्रेट कर रहे हैं, वाइल बीआईएस जो है वो फॉर्मेशन हुई थी 1986 के एक्ट के द्वारा। तो 1986 के एक्ट के द्वारा पास हुई थी, यानी कि बीआईएस अपने आप में एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। लेकिन 77 फाउंडेशन डे फिर सेलिब्रेट कैसे कर सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है कि बीआईएस, आज की बीआईएस पहले की आईएसआई थी, दैट इज़ अ इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, राइट। और जो कि हमारी आती थी आपकी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड सप्लाई, तो इंडस्ट्री एंड सप्लाई के अंतर्गत आती थी। और ये फॉर्मेशन की गई थी 1946 के अंदर, यानी अंग्रेजों के टाइम पीरियड में। बाद में आज़ादी के बाद काफ़ी बाद 1986 में बिल पास करके इसे चेंज किया गया और ये अब हमारी आती है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, है ना। तो कंज्यूमर अफेयर की जो हमारी मिनिस्ट्री है ना, उनके अंदर आती है, पूरा नाम मिनिस्ट्री का मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइंट टू बी नोटेड। जब ये बॉडी बनी थी, आज के डेट में तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है ना, बिल पास करके बनी है। लेकिन जब ये बॉडी बनी थी तो किसके अंदर आती थी, तो ये सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड थी, सोसाइटी एक्ट 1860। तो ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं मनरेगा के बारे में, तो देखो मनरेगा का कुछ खास न्यूज़ नहीं है, बस ये जान लीजिए कि मनरेगा के द्वारा जो आधार कार्ड लिंक्ड पेमेंट सिस्टम है, एबीपीएस है, उसको 1 जनवरी से मैंडेटरी कर दिया गया है। हालांकि ये सिस्टम 2017 में लागू हुआ था, लेकिन कोविड पेंडेमिक एंड बहुत सारे इश्यूज़ के बाद हम 1 जनवरी से इसको मैंडेटरी कर रहे हैं। जिन किसी को भी प्रॉब्लम होगी वो अपने ग्राम पंचायत लेवल पे इसको सॉर्ट आउट करवाएंगे। आपको पता है कि आधार कार्ड में 12 डिजिट्स का ये एक नंबर होता है जो आपका फाइनेंशियल कार्ड भी आज के डेट में, और आपका एक आइडेंटिटी कार्ड भी है। अब इसमें है क्या कि आपको आधार कार्ड मस्ट है आपके बैंक से कनेक्ट होना, आपकी जो हमारी जो एनसीपीआई सिस्टम है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो आधार कार्ड के द्वारा मैपिंग के ही हेल्प से वो पेमेंट को एक्सेस करवा पाती है। एंड हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे मनरेगा वर्कर्स हैं उनके लिए कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे वर्कआउट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें हमारा जो मनरेगा वर्कर्स हैं वो हमारे एनएमएस यानी कि नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम से भी जुड़े हुए हैं, जिनसे इनका अटेंडेंस है नहीं है पता चल पाएगा। सिक्योर एप्लीकेशन से भी ये जुड़े होंगे, जिससे काम का अप्रूवल हुआ है या नहीं हुआ है, जो वर्कर इंक्लूडेड है तो वो पता चल पाएगा। जियो टैगिंग से मालूम चलेगा किस लोकेशन में काम हो रहा है। एंड प्रोजेक्ट उन्नति से जो वर्कर है उनका स्किल अपडेट किया जाएगा। वैसे भारत में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो आधार कार्ड से लिंक्ड है। कुल संख्या अगर देखा जाए तो 1100 ऐसे गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के, जो आधार कार्ड से लिंक्ड हैं, जिनमें 4 प्रमुख हैं, जिसमें अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री बीमा योजना, बीमा फसल योजना, आई मीन टू से उज्ज्वला योजना एंड आवास योजना प्रमुख हैं। इंडिया और पाकिस्तान की बात करें तो न्यूज़ बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है, मैच वाला न्यूज़ नहीं है, तो न्यूज़ ये है कि जो हमारे एटॉमिक वेपन्स हैं, है ना, न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो हमारे, उनका इंस्टॉलेशंस इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो है वो किस तरीके से है, क्या डेटाबेस है, तो वो एक जानकारी आपस में शेयर की जाती है। ये शेयर करने की जो
जो पद्धति है वो बाकायदा एक एग्रीमेंट साइन करके की गई थी 1988 में। हमने पाकिस्तान के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया, जो बाद में 1991 में फोर्स में आया, और हमने 1992 से 1 जनवरी से इसको प्रैक्टिस में रखा है। तो ये 33rd लगातार 33वां साल था जिसमें हमने अपने एक दूसरे के लिस्ट को एक्सचेंज किया है। पैकेजिंग रूल के बारे में आपको पता होगा कि जो पैकेजिंग गुड्स होते हैं उनके ऊपर उनका जो प्राइस है पर केजी का जो अमाउंट होगा वो लिखना मैंडेटरी है। लेट्स सपोज आपने 2.5 किलो कोई वस्तु खरीदी है, दुकानदार उसको अपने हिसाब से दाम लगा के बेच देता है, क्योंकि एमआरपी वहाँ पे लिखी नहीं रहती है। एमआरपी वहाँ पे आप जो दुकानदार होते हैं वो भी अपने हिसाब का प्रिंट करवा लेते, छपवा लेते हैं, या वहाँ पे लिख देते हैं, है ना, या कुछ स्टैम्प लगा के लिख देते हैं। तो वो अब नहीं चलेगा। पर केजी का जो प्राइस होगा वो लिखा रहेगा। भले दुकानदार एमआरपी आपको कितना भी लगा के रखे, बट पर केजी का वहाँ पे लिखा रहेगा। इससे होगा क्या कि आप निगोशिएट कर सकते हैं। तो ये हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड, कंज्यूमर अफेयर एंड फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, इनके द्वारा ये 1 जनवरी से मैंडेटरी कर दिया गया है। बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। काफ़ी न्यूज़ में है वेस्ट बंगाल अभी, एंड फिलहाल जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए वो देखें तो स्टेट डे एंड स्टेट सॉन्ग से संबंधित है। बंगाल का जो स्टेट डे है वो पहला बैसाख है, जो कि बंगाली नववर्ष होता है। बंगाली कैलेंडर के हिसाब से बैसाख साल का पहला महीना और पहला बैसाख पहला दिन होता है, जो कि पूरे वेस्ट बंगाल में इंथुजियाज्म से मनाया जाता है। साथ ही साथ त्रिपुरा, झारखंड, बंगाल, असम, जो हमारे मैंने वेस्ट बंगाल के जो नियर बाय रीजन है वहाँ भी सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड वाइड जहाँ भी बंगाली होते हैं वो इसको फर्स्ट डे ऑफ द ईयर सेलिब्रेट करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो बंगाल का सॉन्ग है, जो स्टेट सॉन्ग रिकॉग्नाइज किया गया है, वो है बांग्लार माटी बांग्लार जल सॉन्ग, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा काफ़ी सारे सॉन्ग लिखे गए हैं। बात करते हैं स्नो लियोपॉर्ड की, जो कि हम देखेंगे किर्गिस्तान ने रिकॉग्नाइज किया है एज अ नेशनल सिंबल स्नो लियोपॉर्ड की। तो स्नो लियोपॉर्ड जो है वो टाइगर फैमिली का स्पेसीज है, ठीक है। पेंथ्रा टाइग्रिस बोलते हैं। तो ये टाइगर फैमिली से बिलोंग करता है। हम बात करें तो कलर वाइज ये हल्का स्मोकी कलर का होता है, और येलो शेड में थोड़ा येलो शेड ब्लैक स्पॉटेड टाइप का होता है। मैंने आप शॉर्टली कह सकते हो कैट की तरह ही लगता है, लेकिन थोड़ा भिन्न होता है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हैबिटेट है वो स्नो वाले रीजन में ही है। लगभग 12 कंट्री ऐसी हैं जिनमें ये पाए जाते हैं, जिसमें अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब सारी कंट्रीज़ आती हैं। चाइना जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्नो लियोपॉर्ड पॉपुलेशन वाला कंट्री है। एंड हम बात करें अपने इंडिया की बात करें तो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश ऐसे राज्य हैं जिनका ये स्टेट एनिमल है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आता है। IUCN कंडीशन जो है उनका वल्नरेबल है। वीरगाथा एडिशन, 3rd एडिशन एक्चुअली। तो प्रधानमंत्री जी ने 75th इंडिपेंडेंस के दिन जो है ये आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट करने कर जब हम रहे थे, मतलब सेलिब्रेशन तो चल ही रहा है, तो इसमें ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था वीर गाथा, जो कि बालकों के लिए स्कूल के जो बच्चे बड़ी बहादुरी का काम कर देते हैं तो उनको रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा। और रिपब्लिक डे के दिन उनको जो है कर्तव्य पथ पे बुला के स्पेशल गेस्ट के तौर पे इनको जो है सेलिब्रेट करने का मौका मिलता है। पूरे हम भारत की बात करें तो 1.37 करोड़ बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि लगभग 2.43 लाख स्कूल के होंगे। और ये डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा अनाउंस किया जाता है। इसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं स्टेट लेवल से, फिर नेशनल लेवल पे जो बच्चे जीतते हैं उनको कैश प्राइज़ मिलता है 10,000 रुपीज़ का, और फिर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है रिपब्लिक डे में पार्टिसिपेट करने का। तो दिस इज़ आज का सारा न्यूज़, जो कि जिसमें प्रीवियस भी कुछ न्यूज़ है जनवरी महीने में 1 से लेकर के 6 तारीख तक मैंने जो भी इंपॉर्टेंट थे कवर किए। बहुत सारे न्यूज़ बचे हुए हैं जिसको मैं कवर करूँगी डेली थोड़ा थोड़ा एंड न्यूज़ के साथ। तो दिस इज़ the all of things, and thanks for watching.